हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नोएडा का एक प्रीमियम सेक्टर 150, जो कि स्ट्रेटजिकली मैं कहूँ तो अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स कहा जा सकता है नोएडा का, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन कह सकते हो इसकी कनेक्टिविटी, इसकी डिमांड और इसका एक मेन पर्पस दैट इज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो उन सब चीज़ों को लेकर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा रही है कि आज आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सब सोल्ड आउट है। मीन्स कहीं पे फ्रेश में ऑलमोस्ट इन्वेंट्री नेग्लिजिबल ना के बराबर अवेलेबल है। तो आप सोच के देखिए, अभी तो ये सेक्टर अभी आने वाले टाइम में काफ़ी डेवलप होना है। जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो सोच के देखिए सेक्टर कैसा बनेगा अगर आज प्रेजेंट में इसकी सिचुएशन ऐसी है। तो आज हम इसके बारे में, इसके बेसिक्स सेक्टर के बारे में, इसको प्रीमियम स्पोर्ट्स सिटी क्यों कहा जाता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रपोज की गई यहाँ पे, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, ओरिजिनली ये सेक्टर किसको अलॉट किया गया था, उसके अलावा मेजर डेवलपर्स, बिल्डर्स, ब्रांड्स यहाँ कौन कौन से आ चुके हुए हैं, इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, आसपास कौन कौन से इसके एक्सप्रेसवेज या हाईवेज या रोड से कनेक्टेड है, इश्यूज डेफिनेटली हर एरिया के कुछ पर्टिकुलर अपने इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो बायर्स या बिल्डर्स या डेवलपर्स फेस कर रहे हैं, उन इश्यूज पे फोकस करेंगे। उसके अलावा यहाँ फ्रेश या रीसेल में कैसी इन्वेंट्री अवेलेबल है, उनके प्राइसेस क्या हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर हो चुके हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर होने हैं। तो मीन्स मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस सेक्टर के बारे में पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई थिंक एवरीथिंग। सो प्लीज़, अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक एंड यूज़र हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉलेज बहुत काम की होने वाली है। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। तो चलिए, लेट्स गो अहेड। लेट्स स्टार्ट विद सेक्टर 150 के बेसिक्स। सबसे खास बात ये, नोएडा अथॉरिटी ने अलॉट किया था किस पर्पस के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सभी जानते होंगे कि इंडिया पहले भी काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट कर चुका है और आने वाले टाइम में जैसे कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़ चुकी है, तो वेरी मच पॉसिबल कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, इंटरनेशनल इवेंट्स और ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने इस एरिया को आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे 4 सेक्टर्स बेसिकली स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स को, डेवलपर्स को अलॉट किए, जिसमें सेक्टर 78, 79, 150 और 152, ये 4 सेक्टर्स थे। इसमें से अगर मैं मेजरली कहूँ तो सेक्टर 79 और सेक्टर 150 ये 2 मेन सेक्टर्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन्हीं सेक्टर्स में डेवलप की जानी थी। इसका अलॉटमेंट 2011 से लेके 2015 यानी कि 2011 से लेके 2015 के बीच में हुआ और मैं मेजरली आज सेक्टर 150 को कवर करने वाला हूं और इसका डेवलपमेंट 2012 से स्टार्ट हो चुका था। ये अपने आप में सेक्टर 150 की बात करूं तो 600 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कि नोएडा अथॉरिटी ने इस पर्पस के लिए अलॉट किया। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये सेक्टर अपने आप में नोएडा के सबसे बड़े सेक्टर का स्टेटस रखता है और इसी सेक्टर के अंदर एक है शहीद भगत सिंह पार्क जो कि विच इज स्प्रेड ओवर 42 एकर्स, 42 एकड़ में, जो कि अपने आप में अगेन मैं कहूँगा नोएडा का सबसे बड़ा पार्क। और सबसे खास बात है कि देयर आर नो ओवरहेड वायर्स, पूरा इसका इलेक्ट्रिफिकेशन जो है दैट इज़ अंडरग्राउंड, मीन्स बहुत नीट एंड क्लीन मिलेगा। और उसकी एक खास वजह और भी है कि इस एरिया का, इस सेक्टर का अगर मैं बात करूं तो मेन फोकस क्या है, इसमें 80% एरिया ग्रीन या अनकवर्ड एरिया रहने वाला है, ओनली 20% एरिया इज टू बी सपोज टू बी कवर्ड। तो एक तरह से ये बहुत लो डेंस एरिया रहेगा, इसमें नीट एंड क्लीन, साफ सफाई और हर तरह से मैं जिसे कहता हूँ, यहाँ एक खास बात क्या है, FAR फ्लोर एरिया रेशो वो बहुत कम रखा गया। नोएडा के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स का FAR या तो 3 है या अबाव 3 है,
लेकिन इस सेक्टर का जो FAR है दैट इज ओनली 2। FAR क्या होता है? फ्लोर एरिया रेशो। इट मीन्स जितना हमारे पास लैंड पार्सल होता है उसके ऊपर हम कितना फ्लोर एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक डेवलपर के पास 1 लाख स्क्वायर फीट का एक लैंड पार्सल है। अगर वहाँ का FAR 3 है तो इट मीन्स वहाँ 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया वो कवर करके वहाँ अपार्टमेंट या प्लॉट्स बेच सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ FAR अगर 2 है तो वो 1 लाख स्क्वायर फीट पे केवल 2 लाख स्क्वायर फीट कवर कर सकता है। इट मीन्स ये हमेशा FAR कम होने से लो डेंसिटी रहेगी। तो ये बेसिक्स हैं इसके बारे में, इस सेक्टर के बारे में। अब जान लेते हैं कि इस सेक्टर को प्रीमियम स्पोर्ट्स सिटी क्यों कहा जाता है। क्योंकि जैसे आपको पहले ही बताया कि इसका मेन पर्पस क्या था, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें 70% एरिया वाज ईयर मार्क्ड फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रेस्ट 30%, उस 30% में से 28% रेजिडेंशियल पर्पस के लिए डेवलप किया जाना था और जस्ट 2% कॉमर्शियल के लिए। इट मीन्स कॉमर्शियल जहाँ भी रेजिडेंशियल होगा कॉमर्शियल की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट वो इतना ओवर क्राउडेड नहीं किया गया। तो एक तरह से इसका मेजर फोकस किस पे है? स्पोर्ट्स पे, इसलिए इसको प्रीमियम स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कौन कौन सी यहाँ पे प्रपोज की गई थी जिसको डेवलप किया जाना था, तो देयर आर ह्यूज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। गोल्फ कोर्स यहाँ पे 24 एकर्स में 9 होल गोल्फ कोर्स डेवलप किया जाना है। उसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम, उसके अलावा टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, स्विमिंग फैसिलिटीज़ एंड इवन रॉक क्लाइंबिंग। और सबसे खास बात ये, जिन मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ नॉर्मल स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं होंगी बल्कि इनको इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाना था। क्योंकि आपको जैसे बताया कि इसका पर्पस क्या है कि अगर इंडिया फ्यूचर में कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है तो उसके लिए इस एरिया को डेवलप किया जाना है। तो आप सोच के देखिए कितना ब्राइट फ्यूचर है इस एरिया का। अब बात करते हैं ये ओरिजिनली किसको अलॉट किया गया। तो ये सेक्टर 78, 79, 150 और 152, ये 4 सेक्टर जो ईयर मार्क किए गए थे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए, तो वो 4 डेवलपर को किए गए थे। उसमें मैं एक डेवलपर का नाम नहीं लिखा है कि उसको मेनली 78, 79 दिया गया था, तो मैं उसका मेंशन नहीं कर रहा हूँ। बट सेक्टर 150 या 152 जो कि इसी एरिया में आते हैं, उनकी बात करूँ तो लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जिसको 3C कंपनी भी कहा जाता है, और ATS होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 मेजर कंपनीज थी जिनको ये एरिया अलॉट किया गया। लेकिन इसमें क्या है, जो ATS है इसने तो कुछ अपने प्रोजेक्ट उसके बाद डेवलप किए, लेकिन बाकी जो दोनों कंपनीज हैं इन्होंने उस सेक्टर को खुद ना डेवलप करके फर्दर 81 सब डिविजन्स कर दिए और फर्दर डेवलपर्स को दे दिया उसको डेवलप करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सेक्टर के बारे में। अब यहाँ पे मेजर ब्रांड्स डेवलपर्स की बात करूँ तो कौन कौन से हैं, ऑलमोस्ट जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं। टाटा की बात करें, टाटा का यूरेका पार्क यहाँ पर आ चुका हुआ है। एल्डेको, लिव बाय ग्रीन्स, ATS के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, और सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आया था दैट वाज प्रिस्टीन। उसके बाद पायस ऑर्कर्स, पायस हाइडवे, एवन एस का प्रोजेक्ट की बात करूँ तो एस का गोल्फशायर, एस का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है एस मेडले। उसके अलावा गोदरेज के गोदरेज नेस्ट, गोदरेज नर्चर, गोदरेज पाम रिट्रीट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अपने आप में इतने टॉप ब्रांड्स जो भी हैं ऑलमोस्ट सभी यहाँ आ चुके हैं। महागुन मीडोस, प्रतीक कैनरी, उसके अलावा समृद्धि के एक दक्ष एवेन्यू है और दूसरा लग्जूरिया एवेन्यू। अंतरिक्ष का गोल्फ सिटी, बुटानी का कॉमर्शियल सेंटर है, सिटी सेंटर, और कुछ प्रेस्टीज जो कि पहले से शुरू हो चुका है लेकिन अभी रुका हुआ है, आने वाले टाइम में वो भी आने वाला है। उसके अलावा बिरला होम्स के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पूरे सेक्टर में, मीन्स आप जितने ब्रांड्स के नाम गिन सकते हो सब इसमें आ चुके हैं। और अभी नए और बहुत सारे डेवलपर्स इस एरिया में आने वाले हैं जो कि फ्यूचर में आएंगे। अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इश्यूज हैं, जैसे मैंने बताया आपको, तो वो मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से फर्दर अभी नए डेवलपर्स नहीं आ रहे हैं।
यस, नेक्स्ट इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो यस, वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टेड एरिया जिसको कह सकते हैं, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे उसी के ऊपर ये लाई करता है, बिल्कुल उसके सामने है। जस्ट नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से अगर हम टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो वहाँ से जस्ट हार्डली 1 किलोमीटर के बाद यमुना एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है, विच लीड्स टू आगरा। और यमुना एक्सप्रेसवे पे रफली 10 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और FNG फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, पर उसके ऑपरेशनल होने से ये समझिए कि ये 4 एक्सप्रेसवेज के बीच में लगभग लाई करता है। उसके अलावा मेट्रो का सेक्टर 148 का जो मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल इसके सामने की तरफ है, रफली वहाँ से 3 किलोमीटर के करीब है। और सबसे खास बात है, मेट्रो स्टेशन के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से इस तरफ आने के लिए नीचे अंडरपास दिया हुआ है इस सेक्टर को कनेक्ट करने के लिए। और जेवर एयरपोर्ट, या जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में कहूँ तो मैं इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, मैं इससे पहले एक यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने पूरा यमुना एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान डिस्कस किया है। और आप और उसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इतना अच्छा कनेक्टिविटी है इसका, अभी हो चुका है और आने वाले टाइम में और भी बेहतर होने वाला है। इसको थोड़ा सा हम गूगल मैप से समझ लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी को। ये देखिए, ये है सेक्टर 150 अपने आप में। और अगर मैं ये बात करूं, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये परी चौक है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का, ये दिल्ली से आ रहा है या नोएडा से आ रहा है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, तो बिल्कुल ये उसके ऊपर है। जस्ट जैसे ही यहाँ से चलते हैं तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, जिसको फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक बोलते हैं, बिल्कुल पास में। यहाँ से ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और ये है यमुना एक्सप्रेसवे। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ये परी चौक है। तो एक तरह से देखेंगे तो ये एक्सप्रेसवे इसके बिल्कुल एडजेसेंट है, ये यमुना एक्सप्रेसवे इसके बिल्कुल पास है, और यहाँ से रफली 10 किलोमीटर की दूरी पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जा रहा है। और आने वाले टाइम में इधर यहाँ पर फरीदाबाद है, फरीदाबाद को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से एक एक्सप्रेसवे आ रहा है जिसको बोलते हैं हम FNG, फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद। जब ये FNG तैयार ऑपरेशनल हो जाएगा तो फरीदाबाद यहाँ से हार्डली 25 से 30 मिनट की दूरी पर रह जाएगा, और फरीदाबाद से होते हुए गुड़गांव की कनेक्टिविटी भी बहुत इजी हो जाएगी यहाँ से, और इधर गाज़ियाबाद मेरठ भी बहुत इजीली जा सकते हैं आप। तो ये इसका कनेक्टिविटी है। यस, लेट्स मूव एट। अब मैं बात करूँ इश्यूज़। जैसे आपको मैंने बताया कि इस सेक्टर के कुछ इश्यूज रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट अब रिजॉल्व होने वाले हैं, मैं वो भी बता दूंगा आपको। एक्चुअली जैसे आपको बताया कि ये सेक्टर बेसिकली स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दिया गया था। तो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग बोलते हैं, जो हर तरह की फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जो भी होता है हमारा, उस पर नज़र रखता है, वो ऑडिट करता है उसका। तो उन्होंने 2018 में इसका जब ऑडिट किया पूरा, तो उसमें उन्होंने पाया कि ये जो सेक्टर 70% पर ईयर मार्क किया गया था स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर डेवलपर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल पे ही फोकस कर रहे हैं इमीडिएट उसको बेचने के लिए। बट एज सच जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थी वो अभी कहीं डेवलप नहीं हो रही हैं, वो सरफेस पे नहीं आ रही हैं। तो इन्होंने जब क्वेश्चन रेज किया, इवन इन्होंने नोएडा अथॉरिटी को भी ब्लेम किया कि ये बेसिकली 4 कंपनीज को दिया गया था स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लेकिन उन्होंने फर्दर 81 सब डिविजन्स में अलग अलग डेवलपर को दे दिया। तो वो स्पेस जो 70% कंटिन्यूस स्पेस चाहिए था स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए, वो कहाँ पर है। तो इन्होंने इस पे पूरी रिपोर्ट सबमिट की, कब की, 2021 में, और उस रिपोर्ट में साफ साफ इन्होंने नोएडा अथॉरिटी को भी कहा
कि आपने इसको नज़रअंदाज किया है, ओवरसाइट की वजह से डेवलपर्स केवल रेजिडेंशियल एरिया को डेवलप कर रहे हैं, पर वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पर कहाँ पर सरफेस पे दिख रही हैं। तो उसकी वजह से 2021 के बाद यहाँ पर जब नोएडा अथॉरिटी ने भी इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने भी देखा कि जो 70% एरिया ईयर मार्क किया गया था उसकी बजाय जस्ट 63% एरिया ही बचा है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए। तो 2021 में यहाँ पर फर्दर कंस्ट्रक्शन यानी कि फर्दर नए डेवलपर्स को नई कंस्ट्रक्शन करना बैन कर दिया गया, इवन रजिस्ट्री भी बैन कर दी गई यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 22 ऑनवर्ड्स कुछ इस पर फर्दर मीटिंग्स डिस्कशंस चली। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया इसमें, डेवलपर्स ने भी काफ़ी इंटरेस्ट, डेवलपर्स ने मिलकर एक पिटीशन भी फाइल की और उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम जो ईयर मार्क किया गया था 70% उसको कमिटमेंट को पूरा करेंगे। और उसके बाद ऑलमोस्ट अब आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि उनके एश्योरेंस के बाद कि हम 70% एरिया ईयर मार्क करेंगे, उसके लिए फर्दर कमेटी ने इसको अलाउ कर दिया डेवलप होने के लिए। और फरवरी 2024 में हमारे जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं मिस्टर लोकेश एम, वो भी बता चुके हैं कि जो रिवाइज्ड प्लान है वो जस्ट अंडर एवेल्यूएशन है और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। अभी वेरी मच पॉसिबल कि अगर इलेक्शंस बीच में ना आते तो, क्योंकि फाइनली ये नोएडा अथॉरिटी ने इसका इवेल्युएट करके फाइनल स्टेज में जो बिल्डर्स ने फिर से एश्योरेंस दिया है, रिवाइज प्लान दिया है, उसको बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना है और फर्दर गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट होना है और अप्रूवल बाकी रह गया है। तो इलेक्शंस ओवर होने के बाद वेरी मच पॉसिबल कि गवर्नमेंट उसको इमीडिएट अप्रूव कर देगी और इससे इसका फर्दर नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, क्योंकि नए डेवलपर्स आ पाएंगे और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जैसे कहा गया 70% डेवलप होंगी, तो उसके होने से इसका प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगा। इसका डेवलपमेंट सच में काबिल तारीफ होने वाला है। अब बात करूं यहाँ पे इन्वेंट्रीज की, तो फ्रेश और रीसेल दोनों इन्वेंट्री की बात करूं तो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 2017-18 के बाद यहाँ पर कोई नया डेवलपर नहीं आया है, तो जितने पुराने डेवलपर थे उनके लगभग 4-5 साल हो चुके हैं प्रोजेक्ट शुरू हुए, तो लगभग सभी बिल्डर्स की सभी यूनिट्स ऑलमोस्ट सोल्ड हैं। फ्रेश इन्वेंट्री की बात करूं तो बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हुई हैं। रीसेल में डेफिनेटली अवेलेबल हैं काफ़ी यूनिट्स, और दोनों के अगर मैं रेट्स फ्रेश और रीसेल की बात करूं तो फ्रेश जैसे कि कंपनीज़ का नॉर्मल ट्रेंड होता है कि टाइम टू टाइम अपना रेट रिवाइज करते रहते हैं अपना, तो कंपनीज़ के रेट फ्रेश इन्वेंट्रीज के तो बहुत बढ़ चुके हुए हैं। ऑलमोस्ट 12,000 से लेके 15,000 या इवन हायर यहाँ पे कंपनीज के डायरेक्ट अगर परचेज करते हैं तो ये रेट हो चुके हैं, और ऑफ कोर्स इन्वेंट्रीज भी लिमिटेड है। और लेकिन रीसेल की अगर बात करूँ तो रफली 10,000 से लेके 13,000 या मे बी कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स की बात करूँ तो 14-15,000 भी हो सकते हैं। तो 10,000 ऑनवर्ड्स पर स्क्वायर फुट यहाँ पे रीसेल में अपार्टमेंट्स यूनिट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, विलास, उसके अलावा पेंट हाउसेस, कॉमर्शियल, हर तरह का यूनिट आपको अवेलेबल है। अगर फ्रेश इन्वेंट्रीज की बात करूँ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बहुत लिमिटेड है, जस्ट बिकॉज कि नया कोई भी डेवलपर पिछले 4-5 साल से नहीं आया और पुरानी डेवलपमेंट के ऑलमोस्ट सभी यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और जैसे आपको पहले ही बताया कि ये एरिया बहुत हाईली इन डिमांड रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक एंड यूज़र नहीं बल्कि इन्वेस्टर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो फ्यूचर दिख रहा है वो बहुत ब्राइट है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्शंस, सबसे खास बात कि जब भी हम किसी पहले से बिकी हुई यूनिट को रीसेल में परचेज करते हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पर उस कंपनी की तरफ से ट्रांसफ़र अलाउड है कि नहीं है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनमें अभी ट्रांसफ़र बैन हो रखी है, फॉर एग्जांपल एस पार्कवे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में, वहाँ कंपनी की तरफ से ट्रांसफ़र अलाउड ही नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखिए जब भी आप रीसेल में कोई प्रोजेक्ट लें, प्लॉट लें, कोई यूनिट लें, अपार्टमेंट लें, तो किसी ब्रोकर या एजेंट या सेलर को कुछ भी अमाउंट देने से पहले कंपनी से इंश्योर कर लें कि वहाँ ट्रांसफ़र अलाउड है या नहीं है। और ख़ास बात ट्रांसफ़र चार्जेस की बात करूँ तो बहुत सारी डेवलपर्स फर्स्ट टाइम जो ट्रांसफ़र होता है वो फ्री अलाउ करते हैं, लेकिन वो क्या होता है
उनसे कंपनी से पूछना पड़ता है, एग्रीमेंट में मेंशन करवाना पड़ता है, और एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो वो कंपनी ट्रांसफ़र पे भी चार्जेस लगाती है। और ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, वो बहुत नॉमिनल होते हैं। तो जो भी अगर फर्स्ट टाइम फ्रेश यूनिट किसी बिल्डर से ले रहे हैं तो प्लीज़ ये इंश्योर कर लें कि फर्स्ट ट्रांसफ़र फी अपने एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करवा लें। उससे क्या होगा कि आपको बेचना आसान होगा, कि आप जिसको बेचोगे उसके ऊपर कोई ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं लगेंगे, तो आसानी से वो यूनिट बिक सकती है आपकी। लेकिन ये अक्सर ज़्यादातर डेवलपर्स तो खुद ऑफर कर देते हैं, लेकिन कुछ बिल्डर्स डेवलपर्स ऑफर नहीं करते हैं, लेकिन मांगने पे मिल जाती है आपको। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स। जैसे आपको बता चुका हूँ, यहाँ सबसे पहला प्रोजेक्ट ही लगभग मैं बात करूँ तो ATS प्रिस्टीना आया था। उसके बाद एस गोल्फशायर, महागुण मीडोज, समृद्धि के कुछ टावर्स रेडी टू मूव हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। एस पार्कवे डिलीवर हो चुका है, रेडी टू मूव है ऑलमोस्ट। तो ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, मैं मेन आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स जो भी डिलीवर किए जा रहे हैं, ATS पायस, ऑर्किड्स, हाइडवेज, उसके अलावा एल्डेको का लिव बाय ग्रीन्स, उसके अलावा गोदरेज के जैसे आपको 3 प्रोजेक्ट बताए, नेस्ट, नर्चर, पाम रिट्रीट। उसके अलावा टाटा का यूरेका पार्क, बहुत वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक जो कंस्ट्रक्शन है उसकी क्वालिटी। प्रतीक, कैनरी, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी और भी डिलीवर होने हैं। बट ऑफ कोर्स मैं यूनिट्स की बात करूं, फ्रेश यूनिट्स की, तो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है इन कंपनीज में भी, ना के बराबर अवेलेबल है। बट रीसेल में लगभग सभी के आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। तो ये था सेक्टर 150 के बारे में। आई होप आपके काफ़ी क्वेरीज, काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। इसके अलावा फिर भी आप कोई जानकारी लेना चाहें, कुछ सेल करना चाहें, किसी भी तरह की यूनिट कोई परचेज करना चाहें, तो आप हमें ये ऊपर दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास पूरी टीम है जो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग कंसल्टेंसी लेना चाहें तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं आपको। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी और जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।